जो डीएनए होता है वो ज्यादा ही स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए। तो वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1953 में रेप्लिकेशन के बारे में बताया, डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए का रेप्लिकेशन वास्तव में होता क्या है कि डीएनए से जब डीएनए की नई कॉपी बनती है तो उसी को डीएनए का रेप्लिकेशन कहा जाता है। आप ये देख सकते हो कि ये डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, यहां पे देखेंगे आप दो स्ट्रैंड है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री कहा जाता है। जब ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, देखिए यहां पे ये ब्रेक हुआ, जब ये यहां पे ब्रेक होता है तो इस पोजीशन को रेप्लिकेशन फोक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इसका पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो आपको ये दिख रहा है रेड कलर का दोनों साइड में, ये इसका पेरेंटल और ये ग्रीन वाला इसका न्यू स्ट्रैंड है। तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन को वाटसन और क्रिक ने क्या नाम दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है डीएनए। तो डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में ये रेप्लिकेशन होता है। और इसी के लिए 1958 में दो साइंटिस्ट जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, वो एक्सपेरिमेंट था मेसेल्सन का और स्टाहल का। मेसेंसल और स्टाहल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, किसके लिए कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। इन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन 15 अमोनियम क्लोराइड लिया, NH415Cl का, उसको लिया और उसमें क्या किया कि इस डीएनए को घोल दिया। कोलाई बैक्टीरिया लेते हैं और उस कोलाई बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में घोल देते हैं और वहां पे इसको ग्रो कराते हैं। तो ये N15 हो गया। और वास्तव में होता क्या है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो होते हैं वो नाइट्रोजन N14 टाइप के पाए जाते हैं, जबकि N15 क्या है, उसका एक आइसोटोप है। इस आइसोटोप में क्या करते हैं, इसको ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद जो कोलाई होता है उसका डबलिंग टाइम, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए होने का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो 20 मिनट का होता है, 20 मिनट का। तो 20 मिनट बाद जब ये अपना पहला रेप्लिकेशन करता है तो यहां पे देखते हैं कि एक तो पुराना वाला स्ट्रैंड होता है N15 का, और एक क्योंकि एटमॉस्फेयर में N14 पहले से प्रेजेंट है, नेचुरल है, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो N14 का। ठीक इसी प्रकार से दोनों में। तो ये जो पहला हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसा होता ही इसलिए है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को इसलिए लिया जाता है कि जो डीएनए है इसमें जो N14 के जगह पे N15 आइसोटोप लिया गया है, तो उसका इन्होंने रेडियो एक्टिव लेवलिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब इसको हम डिफरेंशिएट इस आधार पे कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे, कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आएगा। तो N15 भारी है, आइसोटोप है इसका, समभारिक है नाइट्रोजन का, इसलिए ये जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा और N14 ऊपर की तरफ चला आएगा। तो जब इसको डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो यहां पे ये बैंड बन रहा है N15 का पहले जनरेशन में। तो ये फर्स्ट जनरेशन में आप देखोगे ये हाइब्रिड डीएनए मिला, यहाँ पे हैवी डीएनए था, अब ये हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड का मतलब कि N14 N15 दोनों हुआ। अगले 20 मिनट बाद अर्थात 40 मिनट बाद जब दोबारा यही प्रोसेस किया गया तो देखा गया कि इसमें एक N15 था, एक N14 था, दो स्ट्रैंड थे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, तो एक इधर N15 आ गया, इधर N14 आ गया। क्योंकि एटमॉस्फेयर में अभी भी N14 नाइट्रोजन का स्ट्रैंड अवेलेबल है, या एटमॉस्फेयर में N14 अवेलेबल है डीएनए का मॉलिक्यूल, इसीलिए यहां पे भी N14 ही आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के फिर से यहां सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे आप देख सकते हो ये सेंट्रीफ्यूगेशन में ऊपर N14 लाइट स्ट्रैंड और नीचे हाइब्रिड स्ट्रैंड, क्योंकि जो पुराना स्ट्रैंड था इसमें एक N15 था, एक N14 था, इसमें भी एक N15 था, एक N14 था। तो ये जो मिलता है ये हाइब्रिड मिलता है N15 N14 का, और ये जो मिलता है वो लाइट स्ट्रैंड मिलता है N14 का। इसी प्रकार से यहां पे भी होता है। अगर हम ये कहें कि फर्दर अगर 20 मिनट बाद या 40 मिनट बाद अगर इसको फिर से रेप्लिकेट कराया जाए तो क्या होगा, फिर से वही होगा, ये बैंड टूटेंगे आपस में, ये बैंड टूटेंगे, ये बैंड टूटेंगे, ये बैंड, सारे बैंड आपस में टूट के एक नए जनरेशन को जन्म देंगे और वहां पे एक नई प्रकार की डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेगी। लेकिन जितना भी ब्रेकेज होगा या जितनी बार भी डीएनए रेप्लिकेट होगा,
हर बार ये क्या करेगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो साइंटिस्टों द्वारा यह बताया गया कि इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा तो इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा दो प्रकार के और रेप्लिकेशन होते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखे साइंटिस्टों द्वारा देखा गया, लेकिन जो नेचुरल फेनोमेना होता है रेप्लिकेशन का, वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही रेप्लिकेशन होता है। तो इसके लिए जो दो और एक्सपेरिमेंट देखे गए वो क्या देखे गए, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। क्या हुआ कि जैसे ये हमारा एक डीएनए का पैरेंटल स्ट्रैंड था, इस पैरेंटल स्ट्रैंड में ब्रेकेज होगा और ये टूटेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऐसा हो सकता है कि ये दो प्रकार से इस प्रकार से टूटे और टूटने के बाद दो नए स्ट्रैंड इसमें आके जुड़ जाएं इस प्रकार से। तो यदि ऐसा होता है तब इस प्रकार के रेप्लिकेशन को क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। ये रेप्लिकेशन हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि एक ये पैरेंटल स्ट्रैंड था, ये पैरेंटल था, ये पैरेंटल स्ट्रैंड है और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। इसी प्रकार से ये भी एक पैरेंटल स्ट्रैंड है और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो एक तो ये होगा जैसा कि मिशेल्सन और स्टाहल ने बताया था और इसको प्रूफ किया था। दूसरा जो होगा वो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा। कंजर्वेटिव का मतलब कि सेम इसी प्रकार से एक नया स्ट्रैंड बन गया, फर्स्ट जनरेशन में इसके एक नया स्ट्रैंड इस प्रकार से बन गया, तो ये सेम इसी प्रकार का स्ट्रैंड है, और एक जो दूसरा बना वो टोटली न्यू स्ट्रैंड बना इस टाइप का। तो ये पैरेंटल स्ट्रैंड की तरह है और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो इस प्रकार के रेप्लिकेशन मोड को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो दूसरा प्रकार का क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि एक कंजर्व हो गया सेम उसी प्रकार से जैसा कि पैरेंटल था, सेम उसी प्रकार से दूसरा नया स्ट्रैंड बन गया, तो ये कंजर्वेटिव हो गया, और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड, तो ये कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का एग्जांपल हो गया। अब इसी का एक तीसरा टाइप जो रेप्लिकेशन का होता है वो कहलाता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन।